तो आज हम सब इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी महागाथा को जानेंगे जो हजारों साल पुरानी है। ये कहानी है नालंदा की। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये नालंदा के पूरे इतिहास का सार है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की उम्मीदों, उसकी ऊंचाइयों और फिर उसकी त्रासदी की दास्तां है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, हम सब वक्त में पीछे जा रहे हैं 5वीं शताब्दी में, जब भारत की धरती पर एक ऐसी शैक्षिक क्रांति की नींव रखी जा रही थी जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं थी। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसा समय जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में फॉर्मल एजुकेशन का कोई सिस्टम तक नहीं था। तब भारत में एक ऐसी जगह थी जहां पूरी दुनिया से छात्र आकर एक साथ रहते थे और पढ़ते थे। ये दुनिया की पहली इंटरनेशनल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जो अपने समय से सदियों, जी हाँ, सदियों आगे थी। और इसका नाम, अरे नाम में ही तो सब कुछ छिपा है। नालंदा यानी न अलमदा। इसका मतलब है ज्ञान देने की कोई सीमा ही नहीं, वो जगह जो बिना रुके ज्ञान देती रहे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पहचान थी, एक वादा था। जब हम प्राचीन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई छोटी सी जगह, है ना? लेकिन नालंदा, ओ नालंदा तो हर कल्पना से परे था। जो आंकड़े अब सामने आने वाले हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। 10,000 स्टूडेंट्स, सोच सकते हैं, 10,000। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आसपास से, नहीं, चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, पूरी दुनिया से लोग ज्ञान की प्यास बुझाने यहाँ आते थे। सही मायनों में एक ग्लोबल हब। और इन 10,000 स्टूडेंट्स के लिए 2,000 टीचर्स थे। 2,000 मतलब हर 5 स्टूडेंट पर एक टीचर। आज के समय में तो टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज भी इस रेशियो का बस सपना ही देख सकती हैं। ये इस बात का सबूत था कि यहाँ पढ़ाई कितनी गहरी और पर्सनल होती होगी। लेकिन यहाँ एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था, बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे थे। कहते हैं कि 10 में से सिर्फ 2 लोग ही, सोचिए, सिर्फ 2 लोग ही गेट पर होने वाले मुश्किल ओरल एग्जाम को पास कर पाते थे। मतलब यहाँ सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही एंट्री मिलती थी। तो अब हम बात करते हैं नालंदा के गोल्डन एज की, उसके सुनहरे दौर की। 1-2 साल नहीं, पूरे 700 साल तक ये जगह पूरी दुनिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर बनी रही, ज्ञान का, इनोवेशन का सबसे बड़ा सिंबल। और ये सोचना कि यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई होती थी, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ का सिलेबस कमाल का था। साइंस, मैथ्स, मेडिसिन यानी आयुर्वेद, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी और हाँ, बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी। मतलब ज्ञान का पूरा एक यूनिवर्स था यहाँ। और इसकी अकादमिक ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि वो महान आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, वो यहीं पर पढ़ाते थे। कुछ रिकॉर्ड्स तो ये भी कहते हैं कि वो यहाँ के हेड थे। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? किसी भी महान यूनिवर्सिटी का दिल क्या होता है? उसकी लाइब्रेरी, है ना? और नालंदा की लाइब्रेरी तो भाई वो किसी अजूबे से कम नहीं थी। और उसका नाम भी उतना ही खास था। नाम था धर्मगुंज, मतलब सत्य का पर्वत। ये नाम ही बता देता है कि ये सिर्फ किताबें रखने की जगह नहीं थी, बल्कि इसे ज्ञान का एक मंदिर माना जाता था, एक पवित्र खजाना। ये लाइब्रेरी कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, ये 3 विशाल 9 मंजिला इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स था। नाम भी देखिए कितने सुंदर थे। रत्न सागर यानी जूल्स का महासागर, रत्नोधि जूल्स का समुद्र और रत्नरंजक ज्वेल अडॉर्न्ड। इन इमारतों में लाखों, जी हाँ, लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। और यही कहानी एक बहुत दुखद मोड़ लेती है। कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का अंत होता है। पर नालंदा का अंत, वो सिर्फ अंत नहीं था, वो एक महाविनाश था। देखिए, पतन की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, छोटे मोटे हमले हो रहे थे, लेकिन जो आखिरी और सबसे विनाशकारी चोट पहुंची वो थी 1193 में, जब तुर्क अफगान जनरल बख्तियार खिलजी ने हमला किया और सब कुछ तबाह कर दिया। और तबाही की वजह जितनी दुखद है, उतनी ही हैरान करने वाली भी। कहानी ये है कि खिलजी बहुत बीमार पड़ गया, उसके अपने हकीम, डॉक्टर सब फेल हो गए। फिर नालंदा के एक स्कॉलर ने उसे ठीक कर दिया। अब उसे खुश होना चाहिए था, है ना? पर नहीं, उसे गुस्सा आ गया। जलन हुई कि भारत का ज्ञान उसके ज्ञान से इतना आगे कैसे है, और उसने
उस ज्ञान के स्रोत को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने उस महान लाइब्रेरी धर्मगुंज में आग लगा दी, और उसके बाद जो हुआ उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो लाइब्रेरी 3 से 6 महीने तक जलती रही। सोचिए, 3 से 6 महीने। कहते हैं कि उसका धुआं पहाड़ियों पर एक काले कफन की तरह महीनों तक छाया रहा। सिर्फ किताबें नहीं जलीं, हजारों विद्वानों, भिक्षुओं को मार डाला गया। जो बच पाए वो किसी तरह भागकर तिब्बत और नेपाल चले गए। ज्ञान का वो चमकता सूरज हमेशा के लिए डूब गया। नालंदा खंडर बन गया और सदियों तक मिट्टी में दफन दुनिया की यादों से गुम हो गया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, ज्ञान की लौ को पूरी तरह बुझाया नहीं जा सकता। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम चलते हैं कहानी के सबसे प्रेरणादायक हिस्से की तरफ, नालंदा का पुनर्जन्म। कई सदियों की खामोशी के बाद 1861 में एक आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन खंडहरों को पहचाना। फिर वक्त आगे बढ़ा। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा, इसे फिर से जिंदा करने का। और देखिए, 2014 में नई नालंदा यूनिवर्सिटी ने अपने दरवाजे फिर से खोल दिए, और अभी हाल ही में 2024 में इसके बिल्कुल नए मॉडर्न कैंपस का भी उद्घाटन हुआ है। ये तस्वीर है उस लंबे, खामोश दौर की, जब ज्ञान का वो पर्वत सदियों तक बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया था। और फिर उन्हीं खंडरों की राख से एक नया सपना खड़ा हुआ है। आज का नालंदा अपने अतीत को सम्मान देता है और भविष्य की ओर देख रहा है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप इमारतों को जला सकते हैं, पर ज्ञान के विचार को कभी नहीं मार सकते। तो नालंदा की ये पूरी कहानी हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। अगर ज्ञान का इतना बड़ा खजाना सदियों के लिए गुम हो सकता है, तो आज के दौर में हम कौन सा ज्ञान खोने का खतरा उठा रहे हैं? ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की विरासत कितनी कीमती और कितनी नाजुक होती है, और इसे संभाल कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।